तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो ग्रोथ रेट। हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने अभी तक ग्रोथ के बारे में पढ़ा है। अब हम उसी ग्रोथ को पढ़ते हुए ग्रोथ की एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या है? रेट मतलब पर यूनिट टाइम में होने वाली टोटल ग्रोथ। पर यूनिट टाइम में मतलब हम टाइम के साथ कंसीडर करेंगे तो रेट बोलेंगे। इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज द ग्रोथ रेट। जब आप ग्रोथ रेट की बात करते हैं प्लांट्स के लिए, द ग्रोथ रेट शो एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। मतलब आपको यहां दो टाइप की ग्रोथ पढ़नी है, एक तो अरिथमेटिक और दूसरी जियोमेट्रिक ग्रोथ। पहले हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक ग्रोथ की। हम पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि जब प्लांट्स ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ के लिए सबसे पहले उनको सेल डिवीजन करना होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब मान लीजिए कोई एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो सेल डिवाइड करे, एक सेल है, डिवाइड करके कितनी सेल बनाए? दो सेल। अब इन दोनों सेल्स में से एक सेल तो मेरिस्टेमेटिक रहे, मतलब फिर से डिवाइड करने के लिए जाए, लेकिन दूसरी सेल जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाए, प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन की तरफ जाए, डिफरेंशिएशन की तरफ जाए। इसका मतलब डिवीजन से जितनी भी नई सेल्स बनेंगी उनमें से कुछ सेल्स मैच्योरिटी की तरफ चली जाएंगी। जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया, एक सेल का, एक सेल है, उसने डिवाइड किया, डिवाइड करके दो सेल बनाई, दो में से एक सेल तो फिर से मेरिस्टेमेटिक रही, लेकिन दूसरी जो है वो मैच्योरिटी की तरफ चली गई। इस टाइप की ग्रोथ को हम अरिथमेटिक कहते हैं, जिसमें नई बनने वाली सेल्स जो हैं उनमें से कुछ सेल्स मैच्योरिटी की तरफ जाती हैं, मैच्योर होती हैं और प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, in the arithmetic growth only one daughter cell among the two further divide while other differentiate and become mature। जो दूसरी सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, मतलब वो डिवाइड करना बंद कर देगी। आप एनसीईआरटी देखेंगे, मॉड्यूल देखेंगे तो आप इसे एक डायग्राम से भी समझ पाएंगे। देखिए हमारे पास यहां दो सेल्स हैं, इनमें से एक सेल क्या हो गई है? मैच्योर हो गई है। देखिए जो डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, वो सेल्स हैं जो कि डिवीजन कर रही हैं, और जो लाइट कलर में आ गई हैं वो सेल्स हैं कि जो मैच्योर हो गई हैं। तो टोटल दो सेल्स थी, उनमें से एक मैच्योर हो गई, एक डिवीजन के लिए जा रही है। अब जो सेल डिवीजन के लिए जाएगी वो कितनी सेल बनाएगी? दो। अब दो सेल्स बनाएगी तो उनमें से एक सेल मैच्योरिटी के लिए आ जाएगी। ये तो ऑलरेडी मैच्योर है, पहले से मैच्योर हो गया ये। अब दो नई बनने वाली सेल्स में से एक और मैच्योर हो गई। फिर इस सेल ने फिर से डिवीजन किया, दो सेल्स बनाई। अब इन दोनों में से एक फिर से मैच्योरिटी की तरफ चली गई। तो मैच्योर सेल्स के नंबर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, लगातार मैच्योर सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और जो डिविजनल सेल्स हैं वो वैसी की वैसी हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी नई बनाई थी वो तो मैच्योर होती गई हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास सेल थी कितनी? दो, फिर कितनी हुई? तीन, फिर कितनी हुई? चार, फिर कितनी हुई? पांच, और फिर कितनी हुई? छह। तो अब देखिए कि जो सेल्स हैं वो नंबर्स में इंक्रीज हो रही हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ में नंबर्स में इंक्रीज हो रही हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 ऐसे, क्योंकि इसमें डिवीजन से जो दो सेल बनेगी उनमें से एक सेल तो मैच्योरिटी की तरफ चली जाएगी, एक सेल डिवीजन के लिए आएगी। इस टाइप की ग्रोथ को हम अरिथमेटिक ग्रोथ कहेंगे। देखिए इसका एग्जांपल है रूट और शूट एलोंगेशन एट द कांस्टेंट रेट, कि रूट और शूट एलोंगेशन कांस्टेंट रेट पर चलता रहता है प्लांट बॉडी के अंदर, और वो जो चल रहा है रूट और शूट एलोंगेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, तो मेरिस्टेम क्या करता है? डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। उनमें से जो टिप वाली सेल्स हैं, टिप भी होते हैं रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं, तो यहां टिप वाली सेल्स हैं, इन्होंने डिवीजन किया, मान लो 10 सेल्स हैं, डिवीजन करके 20 बनाई, तो 20 में से 10 तो मैच्योरिटी की तरफ चली गई, 10 फिर से मेरिस्टेम रही। तो इसका मतलब जो टिप है वो उसमें 10 मेरिस्टेमेटिक सेल हैं फॉर एग्जांपल। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोल देंगे? अरिथमेटिक ग्रोथ। दूसरा, और इट इज द मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड, आप इसे एक्सप्रेस करना चाहें मैथमेटिकली, फॉर्मूला जो बनता है वो आपको पढ़ना है, एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस RT। एल टी यहां पर लेंथ है बच्चे टाइम टी पर, जो कि आज हम देख रहे हैं। L0 लेंथ है टाइम 0 पर, R है ग्रोथ रेट या एलोंगेशन पर यूनिट टाइम, और T जो है वहां पर टाइम का है ही मतलब। अब आप देखिए इसका जो कर्व बनेगा वो लीनियर बनेगा।
कर्व जो बनेगा ना, ग्राफ जो बनेगा इसका, किसका, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का, वो कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ऐसा ग्राफ है, ये आपको मॉड्यूल एनसीईआरटी दोनों में मिलेगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस RT को समझाने के लिए। मान लेते हैं कि एक प्लांट है हमारे पास 2 फीट, और मैं कहता हूं आफ्टर 1 वीक ये हो गया है 5 फीट का। तो इसमें 5 फीट जो है ना वो LT है। हम कह रहे हैं ना वेयर LT लेंथ एट द टाइम T, तो टाइम T क्या हो गया, 1 वीक, ठीक है। और 0 टाइम पर 2 फुट स्टार्टिंग, तो इनिशियल साइज हो गया L0, फाइनल साइज हो गया LT, R यहां ग्रोथ रेट है, T यहां टाइम है। तो अगर आप इस फॉर्मूला में इसको रखेंगे तो LT कितना है, 5 है, L0 कितना है, 2 है, R है, इंटू 1 वीक है। तो R कितना आएगा, R आएगा 5 - 2 3 फीट पर वीक। और इसका जो ग्राफ है वो आपको लीनियर मिलने वाला है, क्योंकि नंबर में बढ़ रही हैं सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक लीनियर कर्व मिल रहा है आपको। किसका, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का। एग्जाम्पल हमने बताया रूट एंड शूट एलोंगेशन जो कांस्टेंट हो रहा है। दूसरी हम जो ग्रोथ पढ़ रहे हैं वो जियोमेट्रिक ग्रोथ है। जब आप जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें याद रखिए कि जैसे एक सेल ने डिवीजन किया, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्लांट में सेल्स डिवीजन तो करेंगी, एक सेल ने डिवीजन किया, डिवीजन करके सेल्स बनाई 2। अब ये दोनों सेल्स डिवीजन के लिए जाएं तो बनी 4, चारों सेल्स डिवीजन के लिए जाएं तो बनी 8। मतलब ये कि जो नई बनने वाली सेल्स हैं वो भी डिविजनल ही रहे, तो इसे हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कहेंगे। हेयर बोथ द प्रोजेनिसेल्स जो कि 1 से 2 बनी है ना, वो फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन, वो फॉलो करती है माइटोटिक डिवीजन को, रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। तो ये कंटिन्यू चलता ही रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, कंटिन्यू 32 टू 64, 64 टू 128, कंटिन्यू सेल्स जो हो रही हैं वो डबल होती जा रही हैं, मल्टीपल में इंक्रीज होती जा रही हैं। एग्जाम्पल है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या डिवीजन, जो कि जाइगोट में हो रहा है। हमने कहा था कि पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन एक सिंगल जाइगोट से, सिंगल सेल जाइगोट से होता है, और वो सिंगल सेल एक मल्टी सेलुलर प्लांट का फॉर्मेशन करेगी तो स्टार्टिंग में तो बल्क बनाएगी ना सेल्स का। जाइगोट की सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32, 32 के बाद 64, 128, 256, यूं करते करते मिलियन बिलियन सेल्स का फॉर्मेशन होगा, फिर उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, फिर प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो स्टार्टिंग जो हो रही है जाइगोट से प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन के लिए, वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ से हो रही है। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जितनी भी नई बनने वाली सेल्स हैं वो सारी डिवाइड करती हैं। डिवीजन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी जो है वो भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही करते हैं, क्योंकि एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेल अमीबा डिवाइड कर रही है, 2 सेल बनी मतलब 2 अमीबा बने, डिवाइड करेंगे 4 अमीबा, डिवाइड करेंगे 8 अमीबा। तो कंटिन्यू ये ग्रोथ जो चल रही है वो कौन सी है, ज्योमेट्रिक। अब अगर आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें, किसे, ज्योमेट्रिक को, हमने अरिथमेटिक को तो कैसे किया था, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, लेकिन जब हम इसको करेंगे एक्सप्रेस मैथमेटिकली तो फॉर्मूला आएगा W1 इज इक्वल टू W0 ERT। देखिए W1 यहां फाइनल साइज, W0 यहां इनिशियल साइज, R यहां ग्रोथ रेट, T यहां टाइम। अब R की बात है, R के साथ यहां हमने किसको रखा है, E को, E के एक्सपोनेंशियल में रखा है R और T को, पावर में E की, और E यहां एनवायरमेंटल लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल में रखा है। सेल्स यहां मल्टीपल में इंक्रीज हो रही हैं, तो आप इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ एज वेल एज आप इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। देखिए W1 यहां फाइनल साइज है, आप वेट लीजिए, आप हाइट लीजिए, नंबर लीजिए। W0 यहां इनिशियल साइज है, मतलब हम स्टार्टिंग जहां से कर रहे हैं। R यहां ग्रोथ रेट है, और जो E है वो है बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम जो कि हमें गिवन होगा। अगर इसका हम ग्राफ लें, किसका, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का, तो यह ग्राफ हमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है, सिग्मॉइड कर्व, जिसमें आपको 3 फेस दिखेंगी। सबसे पहली ये जो फेस दिख रही है आपको, इसे आप बोलेंगे लैग फेस,
फिर दूसरी, ये जो फेज दिख रही है इसे बोलेंगे हम लॉग फेज, और ये जो फेज हमें दिख रही है इसे हम बोलेंगे स्टेशनरी या स्टेडी फेज। देखिए, लैग फेज में ग्रोथ स्लो है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फेज की, लॉग फेज की बात की जाए तो यहां ग्रोथ मैक्सिमम है, क्योंकि ग्राफ एकदम से ऊपर गया है। इसलिए हम बोल रहे हैं ग्रैंड फेज ऑफ द ग्रोथ। कौन? लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल। और उसके बाद स्टेशनरी फेज आई। ये सिग्मोइड कर्व हमें कैसे मिला? देखिए, लैग फेज में सेल्स का नंबर लेके मैं एग्जांपल ले रहा हूं। लैग फेज में सेल के नंबर कम थे। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा, कि एक सेल है मेरे पास, सिंगल सेल, ठीक है, डिवीजन किया 2, 4, 8, 16, 32, यूं करते करते 1 लाख सेल हो गई। ये इतना सारा साइज है। ये कितनी सेल्स हो गई हैं? 1 लाख। ठीक है। अब इन 1 लाख सेल्स को बनने में 1 घंटे का टाइम लगा, मान लेते हैं, ठीक है। और एक सेल डिवीजन करती है और 2 सेल का फॉर्मेशन करती है 1 सेकेंड में। डिवाइड हुई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 पर सेकंड सेल्स के नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो एक सेल से अभी सेल्स का एक बल्क बन गया है 1 लाख सेल्स का, या इससे ज्यादा का, लाखों सेल्स बन गई, लेकिन 1 घंटे में इतना साइज मिला है मुझे। लेकिन आप सोचिए, इसका डबल 1 सेकंड में मिल जाएगा मुझे, और इनका डबल मुझे दूसरे सेकंड में मिल जाएगा, और इसका डबल मुझे तीसरे सेकंड में मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग में जब सेल्स के नंबर कम है तो सेल्स का बल्क बनने में टाइम लग रहा है, इसलिए ग्रोथ स्लो चल रही है। लेकिन जब सेल्स का एक बल्क तैयार हो जाता है और वो डिवीजन करता है एक साथ, तो जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपोनेंशियल में चली जाती है। सेल्स के नंबर बम्बार्डिंग में इंक्रीज होते हैं, इसलिए हम इसको ग्रैंड फेज कह रहे हैं। फिर उसके बाद फेज आई कौन सी? स्टेडी या स्टेशनरी फेज। अब इस स्टेडी या स्टेशनरी फेज में ऐसा क्या हुआ कि ग्रोथ कांस्टेंट हुई? तो हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन लिमिटेड है। एनवायरमेंट के अंदर न्यूट्रिशन लिमिटेड है, एक लिमिट तक न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइडेड है। तो आपको जब यह लगने लगता है कि भाई, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, प्लांट की बात चल रही है, कि भाई इससे ज्यादा सेल्स मत बनाइए, आप बनाइए लेकिन कांस्टेंट रेट पर बनाइए, आप ग्रोथ चलाइए लेकिन कांस्टेंट रेट पर चलाइए। न्यूट्रिशन जो है वो लिमिटेड होने की वजह से ये सेल्स के नंबर कंटिन्यू इंक्रीज नहीं हो रहे। अगर न्यूट्रिशन अनलिमिटेड होता तो मैं इसको शायद यूं ही पढ़ता, हमेशा ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाता फिर तो। लेकिन ग्राफ को हम स्टेशनरी फेज में लाकर क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट कर रहे हैं। इसका मतलब न्यूट्रिशन लिमिटेड है, और न्यूट्रिशन लिमिटेड होने की वजह से हमें कहां जाना पड़ रहा है? स्टेशनरी फेज में जाना पड़ रहा है। तो पहली फेज लैग फेज, इसमें ग्रोथ स्लो होती है। दूसरी एक्सपोनेंशियल, फास्ट, इसमें सेल्स के नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं। लेकिन फिर कौन सी स्टेज आ जाती है? स्टेशनरी फेज आ जाती है। और स्टेशनरी फेज के अंदर न्यूट्रिशन लिमिटेड होने की वजह से आपको कांस्टेंट होना पड़ता है। ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है बच्चे, जीरो नहीं हुई। दूसरी बात, दोनों ही ग्राफ मैंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। आप मॉड्यूल एनसीईआरटी देखेंगे तो दोनों ही ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं है। बच्चा फिर भी पूछ लेता है कि सर ग्राफ जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो आप इस बात को भी समझिए कि भाई हमें ग्रोथ करवाने के लिए कम से कम एक मिनिमम 1 सेल तो चाहिए। जीरो सेल्स में डिवीजन थोड़ी करवाएंगे, कम से कम डिवीजन होने के लिए 1 सेल तो चाहिए ना। इसलिए दोनों ही ग्राफ, चाहे वो अरिथमेटिक ग्रोथ का हो चाहे वो जियोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हो, दोनों ही ग्राफ हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किए। मिनिमम 1 सेल तो हमें चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे या मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे तो ए सिग्मोइड कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स growing in a natural environment. It is typical for all cells, tissues and organs of the plant. ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ज्योमेट्रिक ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये प्लांट के ऑर्गन्स के लिए, टिश्यूज के लिए, सेल्स के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा ही मिलने वाला है। ऑर्गन्स की बात कर लें, टिश्यूज की बात कर लें, प्लांट के अंदर सीजनल ग्रोथ की बात कर लें, तो आपको ग्राफ कैसा मिलना है? ज्योमेट्रिक ही मिलना है। भाई जैसे सीजनल की बात कर लें कि सीजनल एक्टिविटी कर रहा है कोई प्लांट, तो सीजनल एक्टिविटी करते टाइम भी ग्रोथ का जो ग्राफ आना है वो कैसा आना है? सिग्मोइड। फॉर एग्जांपल सीजनल एक्टिविटी में एग्जांपल लेता हूं फ्लावरिंग का। फ्लावरिंग सीजन आया, अभी स्टार्ट हुआ है तो फ्लावर कम है। फ्लावरिंग सीजन पीक पे है तो फ्लावर एकदम से फुल है, बहुत सारे फ्लावर आएंगे प्लांट पे। लेकिन फ्लावरिंग सीजन जो है वो जा रहा है, एंड में है, तो फ्लावरिंग सीजन जो है उसमें प्लांट में जो फ्लावर्स हैं उसके नंबर कम होने लगेंगे, फिर से वो कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ, इससे बढ़ेंगे नहीं अब।
तो वो वाली बात है कि सीजनल एक्टिविटी करे प्लांट, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट ग्रो कर रहा है, तो कोई भी ऑर्गन है, कोई सेल है, कोई टिश्यू है, तो कौन सा ग्राफ शो करेगा? वो ग्राफ शो करेगा कौन सा? सिग्मोइड कर्व, जिसे कि हम जियोमेट्रिक ग्रोथ कह रहे हैं, एक्सपोनेंशियल कह रहे हैं। फिर आप देखें कि ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, W1 इज इक्वल टू W0 ERT, जिसमें W1 फाइनल साइज है, W0 इनिशियल साइज है, R ग्रोथ रेट है, T टाइम है, और E जो है वो एनवायरमेंटल लॉगरिथम है। मैंने कहा कि एनवायरमेंट की बात तो हमें करनी है क्योंकि यहां हम रिसोर्सेज को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो यहां जो R है इस पे ध्यान दीजिए। हेयर R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट in this formula. Here R is the relative growth rate and it is also the measure of the ability of the plant to produce the new plant material. देखिए जितनी वैल्यू ज्यादा R की आएगी ना, इसका मतलब एनवायरमेंट में न्यूट्रिशन लेवल उतना ही ज्यादा है। R की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, हमारे पास जो फाइनल साइज मिलेगा वो भी हमें ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनवायरमेंट है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है, तभी तो R की वैल्यू ज्यादा आ रही है, और प्लांट ज्यादा से ज्यादा नए मटेरियल्स का, नई सेल्स का फॉर्मेशन कर पा रहा है ग्रोथ के टाइम पे। तो R एक रिलेटिव ग्रोथ रेट है एंड इट ऑल्सो मेजर टू एबिलिटी द प्लांट टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट मटेरियल, रेफर टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स। इससे हमें यह पता चलेगा R की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, हम कहेंगे कि न्यूट्रिशन वैल्यूज अच्छी हैं, प्लांट एफिशिएंटली ग्रोथ कर रहा है, तो इसे एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोल पा रहे हैं हम। Quantitatively comparison between the growth of living system can also be made in two ways. दो बातें आपको याद करनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं R यहां पर रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसके साथ साथ आपको पढ़ना है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो दो टाइप की ग्रोथ रेट आप याद करेंगे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। लेकिन इस फॉर्मूला में जो हम पढ़ रहे हैं R, वो रिलेटिव है। क्योंकि हम इनिशियल साइज के साथ रिलेट करते हुए चल रहे हैं फॉर्मूला के अंदर। इनिशियल साइज प्लांट की जो इनिशियल फॉर्म थी, उसने कितना एनवायरमेंटल न्यूट्रिशन को यूज करते हुए ग्रोथ की और अपना फाइनल साइज गेन किया, यही तो देख रहे हैं हम यहां पर। तो इनिशियल साइज के साथ कंपेयर करते हुए बता रहे हैं, मतलब हम यहां रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ग्रोथ रेट जो हमें चलने हैं, दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है और दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में मेजरमेंट और कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। कि टोटल ग्रोथ इन पर यूनिट टाइम किसी भी ऑर्गन की, किसी भी प्लांट की, सेल की या टिश्यू की, उसे हम क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। लेकिन दूसरी हम पढ़ते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब रिलेटिव से मतलब है रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस, एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। मतलब इनिशियल साइज के साथ आपने कंपेयर किया और फिर आपने उसके हिसाब से समझा कि भाई पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर हमने लिया, उसका इनिशियल पैरामीटर से कंपेयर किया, इनिशियली जो ग्रोथ थी ना उससे कंपेयर करते हुए फाइनल साइज हमने बताया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव। तो इनिशियल साइज से कंपेयर करते हुए ग्रोथ समझाएं तो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, और अगर टोटल पर ग्रोथ रेट बता दें हम, पर यूनिट टाइम में होने वाली ग्रोथ बता दें, तो फिर वो एब्सोल्यूट है। रिलेटिव ग्रोथ रेट में ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम और इनिशियल पैरामीटर इनटू 100। तो आप रिलेटिव ग्रोथ रेट में किसके साथ चल रहे हैं? इनिशियल साइज के साथ चल रहे हैं, इनिशियल पैरामीटर के साथ चल रहे हैं। इससे कंपेयर करेंगे और फिर फाइनल ग्रोथ निकालेंगे कि भाई इतनी ग्रोथ हुई है, इनिशियल का इतना। यहां एब्सोल्यूट में तो टोटल, एब्सोल्यूट में तो टोटल, लेकिन रिलेटिव में क्या कर रहे हैं? इनिशियल का इतना, कि इनिशियल साइज इतना था और इसमें इतनी ग्रोथ हुई, कंपेयर करते हुए बता रहे हैं, तो रिलेटिव ग्रोथ है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो लीफ हैं, एक का साइज है 5 सेंटीमीटर, ए ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी का है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो लीफ है, एक का 5 और दूसरी का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अंडरगो ग्रोथ फॉर द यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम में ग्रोथ कर रहे हैं, और एक वीक मान लेते हैं हम उसको, और हमारे पास जो साइज आएगा फाइनल, A1 का तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और B1 का हमारे पास 55 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब लिखने से थोड़ी पता चलता है, डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए हमारे पास ये लीफ A है और ये लीफ B है। इसका इनिशियल साइज जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इधर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब दोनों ही वही लेके चल रहे हैं 1 वीक पर यूनिट टाइम। इसने अपने साइज को इंक्रीज किया
और साइज इंक्रीज होकर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो बताओ इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ जी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर साइज था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर ये हो गया 55, तो इधर भी इंक्रीज कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए दोनों में टोटल ग्रोथ कितनी हुई है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल ग्रोथ होती है उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। तो लीफ ए में भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और लीफ बी में भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो हम देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं? रिलेटिव ग्रोथ रेट को। रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब है इनिशियल से कंपेयर करते हुए हम फाइनल को देख रहे हैं। तो बताइए इस लीफ का इनिशियल साइज कितना है? ए लीफ की बात करें तो इनिशियल साइज है 5, ग्रोथ कितनी हुई है? ग्रोथ भी हुई है 5। तो देखो इंटू 100 करो तो बताएंगे 100% ग्रोथ हुई है। जितना इनिशियल साइज है उतनी ही ग्रोथ हुई है। इसका मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट लीफ ए के लिए 100% है। लेकिन अगर लीफ बी की बात करें तो लीफ बी के लिए इनिशियल साइज कितना है? 50। ग्रोथ कितनी हुई है? 5। 50 to 55 हुआ ना, इंटू 100 करें तो आप देखिए सिर्फ आपके पास ग्रोथ कितनी हो पाई है? 10%। तो मुझे बताइए रिलेटिव ग्रोथ रेट हम लीफ बी के लिए 10% बता रहे हैं, तो आप ये समझिए इस बात को यहां पर कि जो जिसका साइज छोटा है, साइज छोटा है लीफ का, वो एनवायरमेंट के रिसोर्सेज का, न्यूट्रिशन का यूज अच्छे से कर पा रही है। और जितना इनिशियल साइज है उतनी ग्रोथ की है। 5 इनिशियल साइज था, ग्रोथ भी 5 हुई है। लेकिन यहां इनिशियल साइज 50 था, ग्रोथ 5 की हुई है। तो दोनों में से अगर देखा जाए न्यूट्रिशनल वैल्यू जो एटमॉस्फेयर की, उसका ज्यादा अच्छे से यूज कौन कर पाया? ग्रोथ के लिए। तो हम कहते हैं जिनका साइज छोटा है वो ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन है एटमॉस्फेयर के, एनवायरमेंट के, उसका अच्छे से यूज कर पाए। कौन? छोटी लीव्स। और जो बड़ी लीव्स हैं वो अच्छे से यूज नहीं कर पाए। तो आप देखिए रिलेटिव ग्रोथ रेट छोटी लीफ का ज्यादा है और बड़ी लीफ का कम है, क्योंकि जो लीफ बड़ी है वो एनवायरमेंट के न्यूट्रिशन का यूज कम कर पाई है एज कंपेयर टू स्मॉल लीफ। तो जब कंपैरिजन की बात आ जाए तो हम उसे रिलेटिव ग्रोथ रेट कहेंगे। तो दो टाइप की ग्रोथ रेट हमारे पास आ गई, एक तो एब्सोल्यूट और दूसरी रिलेटिव। एब्सोल्यूट तो दोनों की सेम है पर यूनिट टाइम, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ छोटी लीफ की ज्यादा है 100% और बड़ी लीफ की कम है 10%। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। आप देखिए कंडीशन फॉर द ग्रोथ मॉड्यूल और एनसीईआरटी से आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आप समझिए हमने जब ग्रोथ बोला, ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ी, तो हमने कहा कि इंक्रीज, और प्लांट के लिए हमने बोला इरिवर्सिबल इंक्रीज, और हमने ये भी बोला कि ये जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक है मेटाबॉलिज्म की वजह से। बोला ना ऐसा कि मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा ग्रोथ भी उतनी अच्छी। तो ध्यान दीजिए कंडीशंस फॉर द ग्रोथ मेटाबॉलिज्म के साथ ही चल रही हैं। जो जो कंडीशंस मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए वही सारी कंडीशंस ग्रोथ के लिए भी चाहिए। जैसे आप मेटाबॉलिज्म अच्छा करवाना चाहते हैं, वाटर का कंटेंट प्लांट सेल्स में, प्लांट बॉडी के अंदर अच्छा होना चाहिए। जितना ज्यादा वाटर होगा उतना अच्छे से मेटाबॉलिज्म चल पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चल पाएगा, ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तो वही कंडीशन ग्रोथ के लिए भी हो गई। ऑक्सीजन जितनी अच्छी होगी, ऑक्सीजन का लेवल जितना अच्छा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन उतना अच्छा चलेगा, एनर्जी उतने अच्छे से बनेगी, उतने अच्छे से आपको कंपाउंड्स मिलेंगे मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए। तो वही सब ग्रोथ के लिए भी ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, नए मटेरियल्स का फॉर्मेशन करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ग्रोथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसका लेवल अच्छा होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छा चलेगा, मींस ग्रोथ भी अच्छी होगी। न्यूट्रिएंट्स पढ़े हमने, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन से लेकर हम निकल तक गए। 14 मिनरल्स हमने पढ़े, 17 हमने एसेंशियल एलिमेंट पढ़े। उनका लेवल, उनकी अमाउंट भी अच्छी होनी चाहिए, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट है चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी। टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम है तो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म चलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी। टेम्परेचर हाई है, एंजाइम्स पर इफेक्ट आएगा, मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा, ग्रोथ भी बिगड़ेगी। टेम्परेचर कम है, मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट आएगा, ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। वही बात है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। लाइट ऑप्टिमम होनी चाहिए। लाइट ऑप्टिमम है तो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो लाइट की वजह से चल रहे हैं प्लांट बॉडी में, जैसे फोटोसिंथेसिस है। आगे चल के इसी चैप्टर में हम और भी बातें करने वाले हैं। तो लाइट अच्छी है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो ग्रोथ अच्छी है। तो जो जो कंडीशंस मेटाबॉलिज्म के लिए, वही सारी कंडीशंस ग्रोथ के लिए भी है। पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी तो एसेंशियल है। द प्लांट सेल ग्रो इन द साइज बाय द सेल एनलार्जमेंट विच इन टर्न्स रिक्वायर्ड वाटर। टर्गर प्रेशर डेवलप करना है, सेल्स का एलोंगेशन करवाना है, तो वाटर की एंट्री कंपलसरी है, एंडोस्मोसिस होना चाहिए। टर्गरिटी ऑफ द सेल्स हेल्प इन द एक्सटेंशन ग्रोथ, सेल्स के साइज को बढ़ाने में, एलोंगेशन में हेल्प करता है ना टर्गर प्रेशर। Thus the plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant. पानी अच्छा, ग्रोथ अच्छी। Water also provide the medium for the enzymatic activities needed for the growth. वाटर ज्यादा, लिक्विडिटी ज्यादा हो गई सेल के अंदर, मतलब वाटर का लेवल हाई है तो मेटाबॉलिज्म के लिए स्पेस भी ज्यादा है। ऑक्सीजन हेल्प इन द रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल required for the plant for the synthesis of the protoplasm and act as the source of energy। हम पढ़ के आए हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने फास्फोरस को पढ़ा था। एटीपी, एडीपी, एनएडीपी हमने जो बनाए वो फास्फोरस से बनाए। ऐसे ही इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट suited फॉर द ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डिटर्मिनेंटल टू इट्स सर्वाइवल। वही बात है, अगर आप देखें कि अगर डेविएशन हो रहा है, मतलब कोई कमी आ रही है या कोई चेंज हो रहा है इन सभी कंडीशंस में, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा डिट्रीमेंटल, मतलब जो ग्रोथ है उस पर उसका फर्क पड़ेगा और प्लांट का जो सर्वाइवल है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज द लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट द सर्टेन फेजेस स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। देखिए, लाइट तो अफेक्ट कर रही है ग्रोथ को, ठीक है। हमने फोटोट्रोपिज्म पढ़ा है प्लांट में कि भाई जिस तरफ से लाइट आती है प्लांट उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं लाइट की तरफ। कैसे होते हैं समझेंगे हम इस बात को आगे चल के बहुत बढ़िया से। ऐसे हम ग्रेविटी की बात करें तो इसको भी हम समझेंगे आगे चल के। लेकिन ग्रेविटी और लाइट, एनवायरमेंटल ऐसे इश्यूज हैं जो भी प्लांट की फेजेस को या ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ये दोनों अच्छे से हम आगे डिस्कस कर लेने वाले हैं। तो आप देखिए, जो कंडीशंस मेटाबॉलिज्म के लिए हैं वही कंडीशंस ग्रोथ के लिए भी हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें। मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों में ही आपको गिवन है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखिए ग्रोथ हमने कंप्लीट किया। ग्रोथ में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ग्रोथ पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट जनरली, फिर हमने कहा ग्रोथ इज मेजरेबल, फिर हमने ग्रोथ की फेजेस पढ़ी। फेजेस के बाद हमने ग्रोथ रेट को पढ़ा जिसमें हमने अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक की बात की। फिर उसके बाद हमने साथ साथ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट पढ़ा और फाइनली हमने कंडीशंस पढ़ी ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ के लिए हमने प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है। अब दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। ये 3 टर्म है और पहले हमने ग्रोथ पढ़नी है फिर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम ग्रोथ के बाद जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्लांट बॉडी का प्राइमरी मेरिस्टेम, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेरिस्टेम का काम क्या है? डिवीजन करना। प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। डिवाइड करके क्या बनाएंगी? न्यू सेल्स बनाएंगी। अब ये जो न्यू सेल्स हैं इनमें से कुछ सेल्स तो फिर से मेरिस्टेम का ही फॉर्मेशन कर देंगी। प्लांट बॉडी में कुछ सेल्स तो फिर से मेरिस्टेम ही रहेंगी। मान लो 10 सेल थी, डिवीजन करके 20 बनी, 20 में से 10 तो फिर से अभी डिविजनल ही है और बाकी 10 क्या हो गई हैं? परमानेंट, मतलब मैच्योर। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में डिवीजन से नई बनने वाली सेल्स जब मैच्योर होती हैं, जब परमानेंट होती हैं, तो उसे आप प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं और इस प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो प्लांट बॉडी में प्राइमरी मेरिस्टेम से जब पहली बार परमानेंट टिश्यू बने, जिससे आप नाम दे रहे हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इसे आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। आप एनाटॉमी पढ़ेंगे या आप एनाटॉमी पढ़ चुके हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, या फिर इसे आप एनाटॉमी बहुत अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल ले अगर हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का, तो हम बोलते हैं प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा हमें, जैसा आपने सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, कि सेल्स जो कि परमानेंट हो जाती हैं, जी नॉट फेज में चली जाती हैं, वो जरूरत पड़ने पर फिर से डिवीजन कर सकती हैं प्लांट बॉडी में। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गेनिज्म वो फिर से डिवीजन कर सकती हैं। तो ये परमानेंट सेल्स हैं। अब ये परमानेंट सेल्स फिर से डिवीजन करने के लिए अगर जाएं, तो प्राइमरी परमानेंट सेल्स फिर से अगर सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी को रिटेन करती हैं,
फिर से गेन करती हैं तो बन जाता है क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्राइमरी जो परमानेंट सेल्स थी वो फिर से डिवीजन के लिए जाएंगी, मेरिस्टेम बनेगी। परमानेंट सेल्स में जब डिवीजन होता है तो आप उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में एग्जांपल हमारे पास कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, प्लांट की गर्थ इंक्रीज करने के लिए था। सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसकी सेल्स क्या करेंगी, डिवीजन। डिवीजन करेंगी तो सेल्स कैसी बनेगी, नई। इन नई बनने वाली सेल्स में से फिर से कुछ तो रह जाएंगी कैसी, मेरिस्टेमेटिक, मतलब डिवीजनल रह जाएंगी, और कुछ परमानेंट हो जाएंगी। जो सेल्स परमानेंट हो जाएंगी उसे हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। जो सेल्स प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट होकर आई हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम से परमानेंट होकर आई हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब है। और जब एक सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनने वाली सेल्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, फिर से मैच्योर होती हैं, तो आप इस प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। रीडिफरेंशिएशन, देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, डिफरेंशिएशन, शाबाश। प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम, डी डिफरेंशिएशन। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट, रीडिफरेंशिएशन। चलिए अब एनसीईआरटी आपसे कहती है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब ए ट्यूमर, आप एक ट्यूमर को कैसे समझाते हैं। तो सबसे पहले तो यह हो कि इन तीनों में से ट्यूमर किसका रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि ट्यूमर क्या है। ट्यूमर बताइए, मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, कहां पर, मैच्योर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर। बॉडी का जो मैच्योर रीजन है वहां की कोई सेल जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन करके एक मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन करती है तो हम उसे ट्यूमर कहते हैं। कहां पर हो रहा है ये, मैच्योर बॉडी के अंदर, मैच्योर बॉडी पार्ट के अंदर। अब मैच्योर बॉडी पार्ट में अगर ट्यूमर हो रहा है तो इसका मतलब मैच्योर सेल्स डिवीजन कर रही हैं, सही है। तो ये किसका रिजल्ट हो गया, डी डिफरेंशिएशन। दूसरा एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन और पूछती है, व्हाट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर द कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट की कोई पैरेन्काइमा सेल अलग करते हैं और उसे हम लेबोरेटरी में डिवीजन करवाते हैं आर्टिफिशियली। तो आप उसे क्या समझेंगे। अब सबसे पहले तो यह समझो कि आपने सेल कौन सी अलग की है, हमने पैरेन्काइमा सेल अलग की है। और पैरेन्काइमा सेल कैसी सेल है, परमानेंट सेल है, मैच्योर, मतलब मैच्योर हो गई है वो, जिसने डिवीजन की एबिलिटी को खो दिया था। पैरेन्काइमा टिश्यू डिविजनल होता तो मेरिस्टेम होता। अब ये कह रहे हैं कि आपने तो पैरेन्काइमा सेल को अलग किया है प्लांट बॉडी से और उसे लेबोरेटरी में डिवीजन करवा रहे हैं। तो जब आप पैरेन्काइमा सेल को डिवीजन करवाएंगे तो पैरेन्काइमा सेल तो परमानेंट सेल है, और जब वो डिवीजन के लिए जाएगी तो उसका आंसर भी क्या आएगा, डी डिफरेंशिएशन। साथ ही आप ये समझिए कि डिफरेंशिएशन इज प्लांट्स इज ओपन। ग्रोथ भी हमने कहा था ओपन फॉर्म है, डिफरेंशिएशन भी हम ओपन बोल रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन इन द प्लांट्स इज ओपन बिकॉज सेल और द टिश्यूज arising out of the same मेरिस्टेम have different structures at maturity। एक मेरिस्टेम टिश्यू, उसमें 10 सेल्स डिवीजन किया, 20 सेल हो गई, 20 में से 10 तो फिर से मेरिस्टेम हो गई, लेकिन जो बाकी 10 हैं वो मैच्योर हो रही हैं। तो वो 10 की 10 सेल किसी एक ही टिश्यू का पार्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उन 10 सेल में से कोई 2 सेल जाइलम का फॉर्मेशन करने के लिए जाए, कोई 2 फ्लोएम का फॉर्मेशन करे, कोई 2 कोर्टेक्स बनाए, कोई 1-2 एपिडर्मिस का पार्ट बने। तो इसका मतलब सेम मेरिस्टेम से बनी हुई जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का पार्ट हो रही हैं मैच्योरिटी पर। तो आप इसे ओपन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आप डिवाइड हुए तो इसी में ही कन्वर्ट होना है, नहीं। आप मैच्योरिटी पर अपने हिसाब से प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मैच्योरिटी लेवल पर जाइए और टिश्यू का पार्ट बनिए। द फाइनल स्ट्रक्चर एट द मैच्योरिटी ऑफ द सेल और द टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइन बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन द प्लांट बॉडी। देखिए प्लांट का ये टिप है, इसका टीएस ले रहा हूं मैं, टीएस ऊपर टिप से, यहां से, ठीक है। और इसमें हमारे पास सेल्स का एक बल्क है, ये सेल्स का एक ग्रुप है टिप पर।
ठीक है, अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई। जब ये मैच्योर होंगी तो कैसे मैच्योर होंगी, देखो इन्होंने ध्यान दिलाया कि डिटरमाइन बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन द प्लांट बॉडी। तो टीएस लिया मैंने यहां से। अब देखिए जो सेल सबसे बाहर की तरफ होंगी ना, सबसे बाहर की तरफ ये तो फॉर्मेशन करेंगी एपिडर्मल टिश्यू का, लेकिन जो सेल सेंट्रल होंगी ना, यहां पर सेंटर में, वो वेसिकुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी, और जो इन दोनों के बीच में है वो ग्राउंड टिश्यू मतलब कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, इन सब का फॉर्मेशन करेगी। इसका मतलब जो सेल जिस पोजीशन पर है, जिस लोकेशन पर है, उसी टिश्यू की सेल में वो डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो डिटरमाइन बाय द मैच्योरिटी जो है, फाइनल जो अब मतलब मैच्योर होना है सेल को, डिटरमाइन बाय द लोकेशन ऑफ द सेल्स विद इन द प्लांट बॉडी। डिफरेंशिएशन ओपन है और साथ ही साथ लोकेशन से डिटरमाइन हो रहा है कि जहां जिस सेल की या टिश्यू की जहां लोकेशन है, उसी सेल में, उसी टिश्यू में उसको डेवलप हो जाना है। एग्जाम्पल है सेल्स पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम से जो पीछे की तरफ सेल्स हैं, डिफरेंशिएट एज द रूट कैप। सेल्स मतलब आगे की तरफ है। सेल्स पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम से आगे की तरफ जो बनेंगी वो तो किसका पार्ट बनेंगी, रूट कैप का। वाइल दोज पुश टू द पेरीफेरी मैच्योर एज द एपिडर्मिस। जो पेरीफेरी की तरफ जाएंगी वो एपिडर्मिस, जो आगे की तरफ जाएंगी अवे आगे की तरफ जाएंगी वो रूट कैप। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद जो सेल्स आगे की तरफ गई ये तो बनाएंगी रूट कैप को, और जो ये सेल्स हैं ये बनाएंगी एपिडर्मिस को। तो पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जो मैंने आपको समझाया बल्क से, कि हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उनमें अगर प्लांट के टीएस को हम देखें, टिप वाले को, तो हम देखेंगे कि जो पेरीफेरी की तरफ सेल्स हैं वो एपिडर्मिस को बनाएंगी, जो सेंट्रल हैं वो वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करेंगी, और जो इन दोनों के बीच में वो ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, जैसे कि कॉर्टेक्स वगैरह। तो ये पूरा टॉपिक हमारा हुआ है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ग्रोथ हमने पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है सर ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट. Development is the term that include all changes that an organism goes through during its life cycle, from the germinating of the seed to the senescence. मतलब एक सीड से जब प्लांट बनना स्टार्ट हुआ तो सीड के जर्मिनेशन से लेकर एक मैच्योर प्लांट बॉडी बनने तक का जो पूरा का पूरा सफर है उसे हम क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट. जिसमें हमने ग्रोथ करवाई है, हमने सेल्स में डिफरेंशिएशन करवाया और इन सब को मिलाकर हमने डेवलपमेंट बोला है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम डेवलपमेंट का देखें तो वो ऐसा है. ये डायग्राम आपको मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों में मिलने वाला है. तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस which constitute of the development of the cell of a higher plant is given in the diagram. सही है. इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द टिश्यू एंड ऑर्गन. आप इसे समझ एक सेल के लिए रहे हैं. ये जो डायग्राम आपको गिवन है वो एक सेल के लिए गिवन है, लेकिन आप इसे अप्लाई टिश्यू या ऑर्गन पर भी कर सकते हैं. समझिए, आपके पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है. इस सेल ने क्या करना है? प्लाज्मेटिक ग्रोथ. जैसे सेल डिवीजन की बात करते हैं, जब सेल डिवीजन होती है ना, तो सेल डिवीजन के टाइम पे सेल पहले अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, इंटरफेस. और उसमें सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर M, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सेल साइकिल. तो बताइए, एक मेरिस्टेमेटिक सेल एक सेल साइकिल को फॉलो करेगी, डिवीजन करेगी. यहां से डिवीजन के लिए सेल गई कितनी? एक. G1 प्लाज्मेटिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, फिर S, G2, M फेज होते हुए वापस जब आई तो हमारे पास कितनी सेल्स थी? 2.
अब इन दोनों में से किसी एक सेल ने कहा कि भाई मैं तो डिविजनल ही रहूंगी, मैं तो मेरिस्टेमेटिक ही रहूंगी, मुझे तो डिवीजन ही करना है, लेकिन दूसरी सेल कह रही है मैं मैच्योर होंगी। इसका मतलब वो इस G1 फेज में ही प्लाज्मेटिक ग्रोथ करते हुए G0 फेज की तरफ जाएगी, मतलब एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। आगे वो एस में थोड़ी एंटर करेगी, एस में एंटर करेगी तो डिवीजन हो जाएगा, फिर एस में एंटर नहीं करेगी। वो सेल मैच्योर हो रही है, जो सेल मैच्योर हो रही है वो एलोंगेशन कर रही है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद कौन सी फेज आती है? एलोंगेशन फेज। अब जब एलोंगेशन होता है तो सेल अपने आप को मैच्योर करने की कोशिश करती है, मींस मैच्योरिटी की तरफ चलेगी। मैच्योरिटी की तरफ चलेगी तो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब अपने फंक्शन के बेसिस पर सेल कैरेक्टर्स को डेवलप करेगी। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और डिफरेंशिएशन होते होते सेल अपनी मैच्योरिटी की तरफ चली जाएगी, और फिर मैच्योरिटी होने के बाद एक मैच्योर सेल बनेगी। ये सेल सीनेसेंस में जाएगी, मींस बूढ़ी हो जाएगी, और फाइनली इस सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज देखिए, इसमें आपके पास प्लाज्मेटिक ग्रोथ, एक्सपेंशन, डिफरेंशिएशन और जो मैच्योरेशन है वो एरो ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ अभी पूरी हुई नहीं, उससे पहले एक्सपेंशन सेल ने स्टार्ट कर दी। एक्सपेंशन अभी चल रहा है, एक्सपेंशन अभी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया है। डिफरेंशिएशन अभी कंप्लीटली नहीं हुआ है, उससे पहले मैच्योरेशन स्टार्ट हो गया। मींस एक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा स्टार्ट हो गया। किसमें? डेवलपमेंट प्रोसेस में। और इसमें एक सेल को हमने पहले ग्रोथ करवाई, एक्सपेंशन करवाया, मतलब एलोंगेशन हुआ। एलोंगेशन के बाद जब सेल जा रही है किस तरफ? मैच्योरिटी की तरफ, तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करते हुए मैच्योर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और फाइनली मैच्योर सेल जो है वो सीनेसेंट होकर डेथ हो जाती है उसकी। तो इसका मतलब एक मेरिस्टेमेटिक सेल से बनने वाली सेल जब मैच्योर सेल का फॉर्मेशन करती है तो उस टाइम पे वो जिस भी टिश्यू की सेल बनेगी, जिस भी ऑर्गन की सेल बनेगी, उसके कैरेक्टर्स को डेवलप करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा कि अगर ये मैच्योरिटी पर किसी ग्रीन पार्ट की सेल बनेगी तो इसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप होंगे, लेकिन अगर ये कलरफुल पार्ट की सेल बनेगी तो हो सकता है इसमें क्रोमोप्लास्ट डेवलप हो, और अगर ये कलरलेस पार्ट की बनेगी तो हो सकता है इसमें ल्यूकोप्लास्ट बने। तो मैच्योरिटी पर इस सेल को जिस टिश्यू का पार्ट बनना है, अगर ये सेल जाइलम की हो रही होगी तो मैच्योरिटी पर इसमें लिग्निफिकेशन हो रहा होगा। लेकिन अगर वहीं ये रूट की एंडोडर्मल सेल बन रही होगी तो इसकी सेल वॉल में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, सुबेरिन का डिपोजिशन हो रहा होगा। तो वो कैरेक्टर्स, वो फीचर्स जो कि मैच्योरिटी पर इसको अपने टिश्यू के अकॉर्डिंग गेन करने हैं, वो इस प्रोसेस के दौरान ही तो करेगी ये डेवलप। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं डेवलपमेंट, और हम कहते हैं कि डेवलपमेंट के टाइम पर वो सेल्स अपने टिश्यू के अकॉर्डिंग, जिस टिश्यू की, जिस ऑर्गन की वो सेल बनने जा रही है, उसके कैरेक्टर्स को एक्वायर करती है। तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। अगर सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है तो मतलब सेल का एलोंगेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर सेल में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो मीन सेल का मैच्योरेशन हो रहा है, और इस पूरे प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहेंगे। देखिए, जब डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के टाइम पे जब एक सेल, एक टिश्यू, एक ऑर्गन अपनी मैच्योरिटी की तरफ चलता है तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हुए कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। मैंने अभी भी बात बोली कि जिस टिश्यू का, जिस ऑर्गन का वो पार्ट बनने जा रही है सेल, उसके कैरेक्टर्स को एक्वायर करेगी, उसके कैरेक्टर्स को अपने अंदर डेवलप करेगी, या फिर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हुए कैरेक्टर्स को डेवलप करेगी। और इसे कि मैच्योरिटी पर सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन प्लांट बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, इस एबिलिटी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और द फेजेस। अगर आप लाइफ की फेजेस की बात करते हैं तो सेल मैच्योरिटी पर जिस टिश्यू, जिस ऑर्गन का पार्ट बनने जा रही है, उसके कैरेक्टर को ही क्या करेगी? डेवलप, या फिर वो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हुए कैरेक्टर्स को डेवलप करेगी। तो प्लांट्स फॉलो द डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स एनवायरमेंट और द फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स।
तो सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं. दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी कि मेच्योरिटी की तरफ जाता हुआ सेल, टिश्यू या ऑर्गन अपने डेवलपमेंट के दौरान जिस टिश्यू का, जिस ऑर्गन का उसे फॉर्मेशन करना है, उसके कैरेक्टर्स को डेवलप करे या फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए कैरेक्टर्स को डेवलप करे, इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं प्लास्टिसिटी. इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं हेटेरोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर. कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर हमारे एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों में, हमें सिलेबस बुक में और स्टडी पैकेज में दोनों में हमें एग्जांपल गिवन है. इन सच प्लांट, हेटेरोफिली इन कॉटन की बात हो रही है, कोरिएंडर की बात हो रही है, लार्कस्पर की बात हो रही है. इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट. मतलब यहां ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये लीफ जुवेनाइल फेज में थी, इमैच्योर थी, तब जो शेप थी और जो शेप मैच्योरिटी पर आई, दोनों अलग अलग है. इसका मतलब जब आप जुवेनाइल फेज से मैच्योरिटी की तरफ चले तो आपने कैरेक्टर्स को डेवलप किया, अपनी शेप को चेंज किया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. तो ये प्लास्टिसिटी का ही तो एग्जांपल हुआ. प्लांट कितने? एक प्लांट, लेकिन उसमें लीफ दो टाइप की, एक तो जुवेनाइल इमैच्योर और दूसरी मैच्योर अडल्ट, लेकिन दोनों शेप में अलग अलग लीफ है, तो हम बोलेंगे हेटेरोफिली. एक ही प्लांट पर अलग अलग लीव्स का होना, अलग अलग टाइप ऑफ लीव्स का होना हेटेरोफिली. तो जुवेनाइल और मैच्योर लीफ शेप में एक दूसरे से अलग अलग है. देखिए ऐसा फिगर आपको मॉड्यूल एनसीईआरटी दोनों में मिलेगा बच्चे. ये जो शेप है, ये शेप जुवेनाइल की है और ये जो स्ट्रक्चर है ये अडल्ट लीफ की है. लेकिन ये जो चेंज आया है मैच्योरिटी की तरफ, ये डेवलपमेंट की वजह से आया है कि लीफ जुवेनाइल से मैच्योर हो रही थी तो उसने अपनी शेप को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. इसलिए आप इसे इंटरनल प्लास्टिसिटी या डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी कहते हैं कि प्लांट ने ही किया है इसे अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान. तो आप इसे बोले इंटरनल प्लास्टिसिटी या डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी. ऑन द अदर हैंड, क्योंकि हमने या तो फेजेस ऑफ लाइफ से बोला है कि डेवलपमेंट के दौरान प्लांट नए नए कैरेक्टर्स को, नए नए स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं, या फिर हमने बोला है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो प्लांट अपने डेवलपमेंट के दौरान, डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट शेप चेंज कर रहा है, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, उसमें जुवेनाइल और अडल्ट अलग अलग हैं. ये तो एग्जांपल हमारे पास इंटरनल प्लास्टिसिटी का आ गया है, जिसमें हमने कॉटन को पढ़ा है, लार्कस्पर को पढ़ा है, कोरिएंडर को पढ़ा है. लेकिन अब दूसरा एग्जांपल हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लास्टिसिटी का होना. ऑन अदर हैंड, डिफरेंस इन द शेप ऑफ द लीव्स प्रोड्यूस इन द एयर दोज प्रोड्यूस इन द वाटर. इन बटरकप, प्लांट का नाम है बटरकप, रेननकुलस. इस प्लांट में जो लीफ एरियल एनवायरमेंट की हैं, जो लीफ वाटर हैबिटेट की हैं, दोनों शेप में अलग अलग हैं, क्योंकि एरियल लीव्स ब्रॉड होती हैं और जो वाटर के अंदर हैं वो रिबन शेप्ड है, कटी फटी लीव्स हैं. ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेटेरोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट, तो इसको हम किसका एग्जांपल बताएंगे? एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का. जैसे आप ये देखेंगे तो ये एरियल लीव्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, देखिए लीव्स ब्रॉड हैं. लेकिन वहीं अगर हम वाटर हैबिटेट की बात करते हैं ना, किसके लिए? बटरकप के लिए, तो आप पाएंगे कि जो लीफ हैं वो कटी फटी हैं, क्योंकि वाटर के अंदर लीव्स जो होती हैं वो ब्रॉड नहीं होती हैं, मैकेनिकल डैमेज से बचने के लिए. तो प्लांट बटरकप ही है, लेकिन लीफ दो टाइप की हैं. ये एरियल एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के साथ है, और ये वाटर हैबिटेट के साथ है. इसका मतलब यहां भी प्लांट पर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स हैं, मींस हेटेरोफिली है. लेकिन ये जो हेटेरोफिली आई है, ये जो हेटेरोफिलस कैरेक्टर डेवलप हुआ है, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है. तो इसे हम एनवायरमेंटल हेटेरोफिली बोलेंगे. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनवायरमेंटल हेटेरोफिली का एग्जांपल, तो बटरकप, जो कि हमारे सिलेबस बुक में गिवन है. और अगर डेवलपमेंटल या इंटरनल प्लास्टिसिटी के बारे में बात आए तो फिर हम बोलेंगे कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर.
चलिए, दिस फिनोमिना ऑफ द हेट्रोफिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूं कि हेट्रोफिली इज एन एग्जाम्पल फॉर द प्लास्टिसिटी। डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन which is controlled by extrinsic environmental factor as well as intrinsic means internal factors। तो प्लांट में जो डेवलपमेंट है सीड के जर्मिनेशन से लेकर मैच्योर प्लांट बनने तक का मींस पूरे लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इस प्लांट के डेवलपमेंट को दो टाइप के कैरेक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल और दूसरे इंटरनल प्लांट के खुद के फैक्टर्स। और यहां हम पहले डिस्कस इंटरनल को करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्सटेंसिंग फैक्टर्स की बात करें तो लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। इंट्रिंसिक की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर है ये, इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर, एंड पीजीआर इंटरसेल्यूलर खुद के सेल के कैरेक्टर, वो तो उसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से, अपने खुद के डीएनए की वजह से होंगे। और पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स, ये इंटरसेल्यूलर हैं। प्लांट हार्मोन्स, और हार्मोन्स के बारे में एक बात आपने पढ़ी है कि हार्मोन जहां बनते हैं अपना इफेक्ट कहीं और जाके शो करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए इंटर बोल रहे हैं। यहां हार्मोन बना प्लांट बॉडी के अंदर और यहां इफेक्ट शो कर रहा है, तो इंटरसेल्यूलर पीजीआर और इंट्रासेल्यूलर जेनेटिक मटेरियल जो उसके खुद के डीएनए की वजह से कैरेक्टर होंगे। तो दो टाइप के कैरेक्टर हमें याद करने हैं, फैक्टर याद करने हैं, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। एक तो एक्सट्रिंसिक और दूसरे इंटरनल, इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक में हम इस चैप्टर में जो बात करने जा रहे हैं अब आगे, वो हम बात करने जा रहे हैं पीजीआर्स की, इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स की, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर्स। रेगुलेटर मतलब जो ग्रोथ को बढ़ाएं और इनहिबिट भी करें। तो इसका मतलब रेगुलेटर में दो टाइप आगे हमें और पढ़ने हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर पढ़ने हैं और दूसरे ग्रोथ इनहिबिटर पढ़ने हैं। पीजीआर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस और प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस बोले आप, प्लांट हार्मोन बोले आप, या फिर इनको आप फाइटो हार्मोन्स बोले। द पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मैंने बोला अभी प्रमोटर और इनहिबिटर, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन ए लिविंग प्लांट बॉडी। लिविंग प्लांट बॉडी में जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे उसे तो हम नाम देंगे ग्रोथ प्रमोटर, और जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे उन्हें हम नाम देंगे ग्रोथ इनहिबिटर। एंड द ग्रोथ प्रमोटर प्लस ग्रोथ इनहिबिटर इज इक्वल टू ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर्स। वन ग्रुप ऑफ पीजीआर involved in the growth promoting activities such as the cell division होगा तो ग्रोथ होगी, सेल एनलार्जमेंट होगा, एलोंगेशन होगा तो भी ग्रोथ होगी। पैटर्न फॉर्मेशन से यहां मतलब है प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन किस पैटर्न में हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के अंदर जो प्लांट के अंदर लीव्स हैं या वेन्स हैं या फ्लावर फॉर्मेशन है, इनका पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट अगर आपने पढ़ा है तो आप इस बात को समझ पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप इन फ्यूचर ये पढ़ेंगे जरूर मॉर्फोलॉजी के अंदर कि भाई पैटर्न फॉर्मेशन कैसे, कि प्लांट में इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप का या साइमोस टाइप का। रेसिमोस तो उसमें भी बहुत सारे टाइप हैं, रेसिम है, कैटकिन है, स्पेडिक्स है, अलग अलग। लीफ जो है उसके अंदर लीफ में वेनेशन पैरेलल होगा या रेटिकुलेट होगा, उसमें भी यूनिकोस्टेट या मल्टीकोस्टेट होगा। ये सारी बातें ये अकॉर्डिंग टू स्पीसीज पहले से फिक्स है। वो जो पैटर्न बन रहा है प्लांट के अंदर ग्रोथ के अकॉर्डिंग कि भाई लीव्स किस शेप की होंगी, लीव्स में वेनेशन कैसा होगा, लीफ की हाइट कितनी होगी, प्लांट की हाइट कितनी होगी, उसमें लीफ का जो फाइलोटैक्सी है, लीफ लगेगी कैसे, अपोजिट होगी, होल टाइप की होगी या अल्टरनेटिव लीव्स लगेंगी, कैसे लीव्स बनेंगी प्लांट की नोट्स पर। ये सब प्लांट का एक पैटर्न है और वो पैटर्न डिसाइड हो रहा है प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर से, और वो भी ग्रोथ प्रमोटर। ट्रॉपिक ग्रोथ की मतलब प्लांट को कितनी ग्रोथ करनी है कि उतनी कर रहा है। अगर मैं सोचूं कि मैंने एप्पल का सीड लगाया है तो मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि वो छोटा सा पौधा बनेगा, नहीं, मैं ये सोचूंगा कि एप्पल का एक ट्री बनेगा। लेकिन जिस दिन वो ट्री बनेगा उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ भाई इसने ग्रोथ कर ली जितनी इसको करनी चाहिए थी। लेकिन अगर उतने टाइम के अंदर, जितने टाइम में भी कि वो ट्री बनता है, अगर नहीं बना तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब है जितनी ग्रोथ प्लांट ने करनी है उतनी वो कर ले, नॉर्मल ग्रोथ। फ्लावरिंग होगी, इसका मतलब प्लांट मैच्योर हो गया है, क्योंकि फ्लावरिंग मैच्योरिटी के बाद होती है।
फ्रूटिंग, प्लांट्स में फ्लावर्स बने हैं तो फ्रूट भी बनेंगे, और फ्रूट बने हैं तो उनमें सीड्स भी बनेंगे, तो सीड फॉर्मेशन। ये सारी ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज है। इसमें देयर आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लांट प्रोमोटर्स। इसमें हमें पढ़ना है ऑक्सिन को, जिब्रेलिन्स को और साइटोकाइनिन को, मतलब 3 हमें यहां टाइप याद करने हैं प्रमोटर के। हम टोटल 5 ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 3 प्रमोटर हैं। पहला इंडोल कंपाउंड्स हैं, ऑक्सिन्स इंडोल कंपाउंड्स हैं, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, इसे हम नाम दे रहे हैं ऑक्सिन। तो अगर पूछा जाए कि ऑक्सिन केमिकली क्या है, तो हम बोलेंगे ऑक्सिन केमिकली इंडोल कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। वैसे दूसरे नंबर पे साइटोकाइनिन की अगर बात आए तो बताइए कि साइटोकाइनिन जो है वो केमिकली एडेनिन डेरिवेटिव है। एडेनिन डेरिवेटिव केमिकली आप साइटोकाइनिन को क्या बोल रहे हैं एडेनिन डेरिवेटिव में? N6 फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन, N6 फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन या काइनेटिन। तो केमिकली साइटोकाइनिन्स काइनेटिन है, N6 फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन या एडेनिन डेरिवेटिव। इनमें से कुछ भी लिखा है, मतलब बात किसकी हो रही है? साइटोकाइनिन की। और वहीं तीसरे हमें याद करने हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स केमिकली ट्रपीन्स हैं, ट्रपीन्स या जिब्रेलिक एसिड। इन्हें हम लिखते हैं GA जिब्रेलिक एसिड और ट्रपीन्स जिब्रेलिन्स। तो आप बताइए ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर हैं, जो कि प्लांट में ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज को क्या करते हैं? इंक्रीज करवाते हैं। वहीं हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है जो कि इनहिबिटर एक्टिविटी करवाता है। द PGRs ऑफ द अदर ग्रुप प्ले एज द इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट रिस्पॉन्स टू द वॉन्ट्स एंड द स्ट्रेस ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक ऑरिजन। प्लांट में स्ट्रेस है, बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है, उस स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करने वाले जो हैं, ग्रोथ को रिटार्ड करने वाले जो हैं, वो इनहिबिटर्स हैं। दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सेशन। डोरमेंसी, जर्मिनेशन को रोक दो तो डोरमेंसी हो जाती है, जिसे मैं कह रहा हूं सीड जर्मिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा तो मैं कहता हूं सीड डोरमेंट है। लीव्स बन रही हैं तो लीफ का फॉर्मेशन है, और लीफ गिर रही है तो लीफ का एब्सेशन है। तो लीफ एब्सेशन, फ्लावर एब्सेशन, फ्रूट एब्सेशन। द PGR एब्सिसिक एसिड बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप में हम जिसको पढ़ने वाले हैं उसका नाम एब्सिसिक एसिड है। एक PGR और याद करना है, नाम है उसका इथाइलिन, लेकिन ये कैसा है? ये गैसेस PGR है। अगर गैसेस PGR बोला जाए तो आप इथाइलिन दिमाग में लेकर आइए। कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप्स, मतलब इथाइलिन प्रोमोटिंग एक्टिविटी भी करता है और इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी करता है। लेकिन अगर दोनों में से मुझे प्रायोरिटी चूज करनी हो कि भाई ये किस में आएगा, तो मैं इनहिबिटर में रखूंगा इसे। इथाइलिन दोनों ही ग्रुप में फिट होता है, प्रमोटर में भी और इनहिबिटर में भी, लेकिन ये ज्यादा एक्टिविटीज इनहिबिटर वाली करता है। इसलिए अगर प्रमोटर और इनहिबिटर में से किसी एक को मुझे चूज करना हो तो मैं इनहिबिटर को चूज करता हूं। द गैसेस PGR इथाइलिन कुड फिट either of the groups, but it is largely an inhibitor of the growth activities। देखिए यहां एक बात है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं वो प्लांट को वुंड है, स्ट्रेस है, बायोटिक या एबायोटिक ऑरिजन की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उससे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये आगे चल के हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जब हम बात एब्सिसिक एसिड की करेंगे ना, तो ये स्ट्रेस से कैसे बचाते हैं, इस स्ट्रेस को हम पढ़ेंगे कि इनको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है इनहिबिटर में, एब्सिसिक एसिड को। तो ये बात हम आगे चल के पढ़ लेंगे। बच्चा सोच लेता है कि सर ये बस बात बोलकर निकल गए, बताया है नहीं, तो समझाएंगे, लेकिन आगे एब्सिसिक एसिड में बहुत अच्छे से इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब जो एब्सिसिक एसिड है वो डेरिवेटिव है किसका? कैरोटिनॉइड्स का। कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है कौन? एब्सिसिक एसिड। इन शॉर्ट आप इसे ABA लिखते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो गैस है, गैसेस हार्मोन है इथाइलिन, तो गैस है C2H4। अब देखिए टोटल हार्मोन हो गया हमारे पास 5, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। प्रमोटर कौन कौन है? ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन। ऑक्सिन केमिकली इंडोल एसिड्स हैं, इंडोल एसिटिक एसिड IA। साइटोकाइनिन केमिकली एडेनिन डेरिवेटिव है या काइनेटिन बोलिए, या केमिकली पूरा नाम अगर बोलना चाहें आप तो N6 फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन साइटोकाइनिन। और जिब्रेलिन्स टर्पीन्स हैं, जिब्रेलिक एसिड हैं GA। वहीं अगर हम इनहिबिटर की बात करें तो एब्सिसिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ द कैरोटिनॉइड्स, इन शॉर्ट ABA।
और एक गैसेस हार्मोन है इथाइलिन C2H4, और जो इथाइलिन है वो प्रमोटर के साथ साथ इनहिबिटर भी है, दोनों एक्टिविटीज करता है। लेकिन दोनों में से अगर प्रायोरिटी पर चूज करना हो हमें, तो हम कहते हैं कि इथाइलिन ज्यादा एक्टिविटीज इनहिबिटर वाली करता है, इसलिए ज्यादा अच्छे से इनहिबिटर में फिट होगा। तो ये 5 हार्मोन हमें इस चैप्टर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं।